जो यहाँ पर बहुत परिवार मिलन मेला मनाया गया है। हर साल की भांति इस साल भी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से बड़े हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम किया जाता है। इसका मेन पर्पज क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, इसको थोड़ा सा हमारे दर्शक। आप सभी को मेरा जय भीम नमोबुद्धाय और आप सभी को बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश तरफ से मंगल कामनाएं और हार्दिक अभिनंदन। देखिए, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बुद्धिस्ट बनाने का काम करती है, लोगों में समता का काम करती है, स्वतंत्रता जगाने का काम करती है, समानता लाने का काम करती है। बहुत सारे हमारे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन जो हमसे पूर्व इसके पदाधिकारी थे उन्होंने यही निर्णय लिया था, सोचा था कि भाई कार्यक्रम जवानों के लिए तो बहुत होते हैं, सभी के लिए होते हैं, भाषणबाजी बहुत होती है, लेकिन बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। तो उनकी दृष्टि में, हमारी दृष्टि में एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है कि हम परिवार मिलन मेला लगाते हैं। परिवार से मतलब होता है पूरा परिवार, महिला, बच्चे और पुरुष, सभी लोग, पूरा परिवार यहाँ आता है और आने के बाद हम आपस में मिलजुल करके खाना खाते हैं और भिक्षुओं को खिलाते हैं। तो उसमें एक समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना हम लोगों में पैदा करने वाली बात है। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं या महिलाएं हैं, जिनको खेलने में, कूदने में या कहीं पार्टिसिपेट करने में समय नहीं मिल पाता या कहीं किसी वजह से वो अलग हो जाते, दूर हो जाते हैं, तो हमने ये प्रोग्राम जो बनाया है तो ये उन्हीं के लिए, बच्चों के लिए बनाया है। इसमें हम कोई भाषणबाजी नहीं होती, ना हम कोई किसी नेता को बुलाते हैं, इनवाइट सबको करते हैं। कोई आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। ये केवल अगर प्रोग्राम है तो बच्चों के लिए है, महिलाओं के लिए है और खिलाड़ियों के लिए है। जैसे हमने दौड़ कराई है बच्चों की, कई प्रकार की दौड़ है, चम्मच दौड़ है, पति पत्नी की दौड़ है, आप में झंडी दौड़ कहते हैं जिसको, म्यूजिकल प्रोग्राम है, चेयर, जो म्यूजिकल चेयर होती है उसकी दौड़ होती है। उसके बाद समता प्रकाशन की तरफ से एक कला प्रतियोगिता होती है और हमारा रस्साकसी होती है, जिसमें इतना आनंद आता है लोगों को, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा आनंद आता है। और उनको जो विजेता होते हैं तो उनको हम पुरस्कार वितरित करते हैं, हम उनको शील्ड वगैरह देते हैं। एक प्रोग्राम हमारे ये है। दूसरा प्रोग्राम परिवार मिलन की जहाँ तक बात है, हम इनवाइट करते हैं जो जवान बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां अनमैरिड, तो उनके जो मैरिड वो बायोडेटाज हैं हम उनको कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके फाइल बनाते हैं और अगर उनमें से कुछ चाहे तो आपस में बातचीत भी कर सकता है। अभी तो हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमने इसी मैदान में यहाँ पर बिना दहेज के हमने शादी भी कराई है और अगर हमारे पास ऑफर आ जाता है तो हम बिना दहेज के शादी करेंगे। पति पत्नी, लड़का लड़की या उसके माँ बाप दोनों अगर हैं, राजी हैं, तो हम यहाँ शादी भी कराते हैं। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है, ये और प्रोग्राम ऐसे थोड़ा हटके है, जिसमें हम बच्चों को जागरूक करते हैं, महिलाओं को जागरूक करते हैं और ये प्रोग्राम मनाते हैं। सर, कहाँ से लोग आते हैं इस मेले में? देखिए, वैसे तो जो मुख्य रूप से लोग हैं दिल्ली के हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के हैं, लेकिन कई लोग बाहर के भी आए हैं। हरियाणा से 2-3 लोग आए हैं, एक तो बल्कि जयपुर से एक हमारे सज्जन आए थे और मेरठ से कई लोग आए हैं। जिसको जो सूचना मिलती है वो यहाँ आता है और यहाँ उसको देखता है। सर, एक सवाल लेना चाहूँगा। बहुजन समाज के जो 70 से 80% लोग हैं अभी भी वो गाँव में रहता है। दिल्ली जैसे बड़े प्रदेशों में आना उसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन ये जो कार्यक्रम होते हैं, मैंने बहुतों को देखा कि संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, सब दिल्ली में ही अपना कार्यक्रम करते हैं और दिल्ली में ही रह जाते हैं। ये कार्यक्रम गांव देहात में कब शुरू होगा, क्योंकि ज्यादा जंगलीपन तो सारा वहीं पे है, तो वहाँ के लोगों के अंदर जागरूकता हम किस प्रकार ला सकते हैं, या अपनी जो संस्था है वो कब वहाँ पे काम करना शुरू करेगी? देखिए, मैं थोड़े शब्दों में एक बात मैं कहूँगा। आपकी बात, क्वेश्चन आपका बहुत जायज़ है, लेकिन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है, जो बाबा साहब ने बनाई थी 1955 में, वो इसकी जो शाखाएँ हैं पूरी इंडिया में है, हर स्टेट में है। तो यूपी में भी है और हरियाणा में भी है। क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं तो इसलिए जो हमारी जो एक तरीके से ये समझिए हमारी अधिकार क्षेत्र है, जो हमारा अधिकार क्षेत्र है या जिसके लिए हमें नॉमिनेट किया गया है, वो दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए है। तो हम बुलाते हैं, इन्वाइट तो सबको करते हैं, लेकिन हम दिल्ली से बाहर असमर्थ हो जाते हैं। कई बार कोई बुलाता है तो जाते हैं। अब वहाँ हम दीक्षा कार्यक्रम भी करते हैं, शादी का काम भी करते हैं,
कोई बुलाता है फंक्शन में उसे भी करते हैं, लेकिन चूंकि हम दिल्ली के लिए चुने गए हैं तो इसलिए हम अपना महत्व जो है वो दिल्ली के लिए देते हैं, और उसको और जो दूसरे स्टेट हैं उनमें दूसरे स्टेट वाले उसके पदाधिकारी होते हैं, वो अपना काम करते हैं। लेकिन सर आप उन युवाओं को कैसे समझाओगे जो हिंदू राष्ट्र बनाने की आड़ में ज्यादा है, हिंदू यात्राएं निकाल रहा है, तलवारें लहराते हुए? देखिए, अभी एक बड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपने जो बहुत अच्छा क्वेश्चन कर दिया है। ये सरकार मनुवादियों की वर्ण व्यवस्था वाली सरकार है, और अभी आपने यूजीसी के बारे में देखा, केवल यूजीसी का जो समर्थन करने वाले हैं उसमें केवल 15% है। और आपने ये देखा जितने भी गवर्नमेंट की या सरकारी मीडिया है, आपने देखा कि उसको 15% को अगर कहीं 100 आदमी इकट्ठे हो गए, 50 आदमी इकट्ठे हो गए, तो वहां उन्होंने बढ़ चढ़ के उसको दिखाया। यूजीसी के को लागू करने के लिए उसके समर्थन में हजारों की संख्या में भीड़ हुई, कई आंदोलन भी हुए, लेकिन मोदी मीडिया ने उसको नहीं दिखाया। तो जो यूजीसी वाले जो लोग हैं वो वही लोग उसको करने के लिए काला कानून बता रहे हैं, जो खुद दूसरों पर अत्याचार करते हैं। वही बात हमारे समाज की है। जो समाज हमारा, जिनकी मानसिकता अभी गुलामी की तरफ है, मानसिकता उनकी खुली नहीं है, जो देवी देवता हिंदू देवी देवताओं के चक्कर में पड़े हुए हैं, जिनको सोचने की शक्ति नहीं है, जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ाई नहीं है, जिसने भगवान बुद्ध को पढ़ाई नहीं है, वो लोग ऐसा करते हैं। अब एक आपने कहावत सुनी होगी कि जब गन्ना उसको कोलू में पेलते हैं तो जब जितना उसको पेलते हैं उतना ही उसको रस निकलता है। यही हमारे साथ, हमारे समाज के साथ है। जब तक दूसरा पिटता है तो हमारे समाज के जो सोचते हैं कि यही पिट रहा है और मुझे क्या लेना, लेकिन जब उस पर आती है तो उसको सब कुछ याद आता है। धीरे धीरे बहुत परिवर्तन है, और परिवर्तन हो रहा है। बुद्धि जैसी सोसाइटी ऑफ इंडिया जैसी संस्था और भी संस्थाएं हैं जो इस काम में लगी हुई हैं। कुछ संस्थाएं तो ऐसी हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, जो अपना नाम रोशन करने के लिए घूमती हैं, उनको उद्देश्य नहीं है, कोई मेन उद्देश्य नहीं है उनका, बस अपनी दादागिरी दिखाना है और नेतागिरी अपनी दिखानी होती है। तो धीरे धीरे हमारे समाज में बहुत अधिक बदलाव आ रहा है और आएगा भी, ये स्वाभाविक भी है। जो लोग बाबा साहब को एक बार पढ़ लेगा वो भगवान बुद्ध को पढ़ेगा, और जो भगवान बुद्ध को पढ़ लेगा वो कभी हिंदू धर्म की बात नहीं करेगा। लेकिन सर यूजीसी कानून पर जो है रोक लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, रोक लग चुकी है ना, स्टे हुआ है, लेकिन अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। अभी जो लोग जिन्होंने 15% ने आंदोलन किया उसके ऊपर आया, उसमें हो सकता है यूजीसी कानून जब उन्होंने लागू किया जल्दी में, तो हो सकता है उसमें कमियां कुछ हो, और ये अब कोर्ट में जब गया है तो हो सकता है उस कमियों को दूर किया जाए, उनको दूर किया जाए और कुछ संशोधन किया जाए। तो ये नहीं है कि अभी हम ये नहीं कह सकते कि यूजीसी कानून जो है खत्म हो चुका है या स्टे हो गया है, बल्कि स्टे है। स्टे का मतलब है जब तक कोर्ट हर पैराग्राफ को, हर पहलू को पढ़ करके जांच नहीं करेगा, तब तक वो उसको ओपन करने वाला नहीं है। तो अब उसकी कस्टडी में है, सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को बुलाएगा, दोनों पक्षों से बात करेगा, और बात करने के बाद तब को डिसीजन लेगा। अब हम ये इंतजार है हमें कि भाई हम किस पक्ष में जाते हैं। अब ये गोदी मीडिया है या जो 15% का ब्राह्मणवाद है, वर्ण व्यवस्था है, उसके फेवर में जाता है, या 85% के फेवर में जाता है, ये तो समय बताएगा। आपको लगता है ये कानून लागू होगा वापस, क्योंकि आपके जो बहुजन समाज का 85% जो आबादी है, आपका सत्ता में भागीदारी बहुत कम है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया है, चाहे तो मीडिया में हो, गवर्नमेंट के सचिव हो, सब में 15% की भूमिका 95-96% है। कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा 95-86% वाला 15% का नुकसान हो। वो जो 85% है उसका वो शोषण करते हैं, उसको गैर कानूनी कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन पर आती है तो वो उसको अपने को गलत करते हैं। अभी आपने देखा, मैं एक पेशे से मैं टीचर रहा हूँ, मुझे मालूम है इस बात का। एक बच्चा थ्योरी में 80% नंबर लेके आता है, और वही बच्चा प्रैक्टिकल में उसको प्रोफेसर 40% नंबर देता है। थ्योरी में 80% और प्रैक्टिकल में 40%। तो ये सोचेगा कि भाई 40% इस प्रोफेसर ने इसको क्यों दिए, उसका रीजन क्या है। अगर वो गलत तरीके से देगा तो एक्शन होगा। और उसमें कौन है सारे? 90% जो है ब्राह्मण है, 90% उसमें राजपूत भी है, 15% के ही है। तो अब उनको ये लग रहा है कि कहीं ये हमारे खिलाफ और इनके पक्ष में कोई क्रांति ना आ जाए, इनमें जागरूकता पैदा ना हो जाए, इसलिए ये काले कानून बता करके और उसकी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन सोड समाज कह रहा है आप गधों को घोड़ा बना दो इस कानून से।
एक बात बताइए, हमारे मंदिर कितने हैं पूरी इंडिया में? कितने करोड़ मंदिर हैं? बहुत करोड़ मंदिर हैं। और उन मंदिरों में अंगूठा छाप पुजारी बैठा हुआ है। वो कौन है? वो ब्राह्मण है। उसको कुछ नॉलेज नहीं है, उसको कुछ भी नहीं आता, लेकिन चूंकि ब्राह्मण है तो मंदिर में पुजारी बन के बैठा हुआ है। तो क्या उसको नॉलेज है? एक बच्चा, एक हमारा आदमी, शेड्यूल कास्ट का आदमी एमए करता है, क्या उसने हाई स्कूल करने के बाद तो एमए नहीं किया? क्या उसने 20% पे तो एमए पास नहीं किया? 50%, 40% लाया तभी तो लाया है। अगर उसके फर्स्ट डिवीजन लाया है तो 75% पे, डिस्टिंक्शन लाया तो 75 पे लाया है, फर्स्ट लाया तो 60 पे लाया है, तो पढ़ के तो लाया ना वो। तो ये कैसे कह सकते हैं कि इस बात को कि वो बुद्धू है? वो बुद्धू बनाया नहीं है, लेकिन बुद्धू बनाने का प्रयास करता है। और उनकी मानसिकता इतनी खराब है कि हमारा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनके अनपढ़ के बराबर वो तोलते हैं। बाबा साहब ने एक बात कही थी, आपको याद होगा, जब बाबा साहब को पार्लियामेंट में और जब संविधान सभा में जब संविधान के ऊपर चर्चा थी, तो बाबा साहब ने अंत में एक ही बात कही थी, उसका सार मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने एक बात कहा था कि संविधान कितना भी खराब हो, अगर उस संविधान को चलाने वाले सही हैं तो संविधान सही लागू होगा, और संविधान कितना ही बढ़िया हो और अगर उसको चलाने वाले खराब हैं तो संविधान उतना ही खराब होगा। तो ये तो मानसिकता पर डिपेंड करता है। बाबा साहब की जब सोच थी और वही सोच आज है। ये हम शेड्यूल कास्ट को कितना ही बड़ा अफसर हो, बड़ा कितना ही भी हो, तो ये चिढ़ते हैं उससे, ईर्ष्या रखते हैं, और वो ये कहते हैं ये कुछ नहीं जानता। भाई कैसे नहीं जानता? 16वीं पास करते हैं, पूरा टाइम गुजारते हैं, पढ़ते हैं, अंक प्राप्त करते हैं, तभी तो पास करते हैं। तो वहां तो किसी ने शेड्यूल कास्ट के आरक्षण में 2 की जगह 15 नंबर नहीं दे दिए, बल्कि 15 की जगह 2 तो देते हैं, लेकिन 2 की जगह 15 नहीं देते। अभी आपने एग्जाम्पल कितने सारे दिए होंगे, बिना IAS करे शेड्यूल कास्ट का उसका स्वर्ण का अफसर बन रहा है, प्राइवेट फर्म से उठा करके अफसर बन रहा है। तो ये क्या है? ये उनकी हीन भावना किसकी है? ये तो हमारी नहीं है ना, 15% की है। 85% का जितने शोषण कर रहे हैं, ये जागेगा तो जरूर, 85% जागेगा जरूर, और जिस दिन जागेगा उस दिन सूरज की दिशा बदल देगा। टाइम अभी लगेगा। लेकिन सर, ये वही लोग हैं जो कह रहे थे हिंदू भाई जात पात की करो विदाई, फिर अब ये सड़कों पर अपने भाइयों के खिलाफ क्यों उतर आए? उनको दिमाग में नहीं है, वो अपने को हिंदू समझते हैं, लेकिन वो हिंदू नहीं है, वो शूद्र हैं, चौथे वर्ण में आते हैं। जिस दिन उनको ये पता लग जाएगा कि तुम हिंदू नहीं हो, चौथे वर्ण में हो, शूद्र हो, उस दिन उनके दिमाग खुल जाएगा। जैसे यादव हैं, कई लोग समझ गए हैं, वो जानते हैं कि हम शूद्र हैं, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया है। जो अनपढ़ हैं, मानसिक गुलाम है, वो समझते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू नहीं है, वो उनकी भूल है, क्योंकि वो अभी अनभिज्ञ हैं, मानसिक गुलाम है। जिस दिन मानसिक गुलामी से उनको आजादी मिल जाएगी, उनको समझने की शक्ति मिल जाएगी, उस दिन वो क्रांति करेंगे। लेकिन सर, ये वही समाज है जो आरक्षण को लेकर SC ST को लगातार लताड़ता गया है, तो ये कहते हैं आरक्षण वाले लोग ये कुछ नहीं कर सकते। मंडल कमीशन की जब बात थी ना, तो सबसे पहले गोस्वामी ने अपने को जला दिया था। उस गोस्वामी को यही पता नहीं था तो OBC में आता है। तो हम अनसमझ हैं, हम पढ़ते नहीं है, हम समझते नहीं है, हम समझे नहीं है। जिस दिन वो समझ जाएंगे, मैं वही बात आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ कि जिस दिन हमारी समझ में आ जाएगा, वो भूत उतर जाएगा हिंदूवाद का, देवी देवताओं का, उस दिन वो आदमी समर्थ हो जाएगा और वो समझना शुरू कर देगा। लल्लन सिंह, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा, लल्लन सिंह यादव सुप्रीम कोर्ट तक, लल्लन सिंह यादव जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा, रात में हाई कोर्ट जीता वो, और वो उन्होंने रामायण के ऊपर लिखा था, वो भी तो OBC था, वो भी तो बैकवर्ड में आता था, उसको दिमाग आया। लेकिन इस कानून में ये भी देखा जाए कि OBC समाज को ऐड किया गया, वहीं दूसरी तरफ SC ST पर OBC समाज शोषण करता दिखाई देता है। हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है, वो मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन वो ही शोषण करता है जिसको दिमाग नहीं है, जो मानसिक गुलाम है, जो समझता नहीं है अपने को, तुम कौन है भाई। जब हम 10 आदमी खड़े हैं और 10 आदमी को जब हमें ये पता लग जाएगा कि हम तो 10 भाई हैं यार, 10 हम भाई हैं, तो लड़ेंगे क्यों? लेकिन जब हमें ये पता लगेगा यार मैं तो बोल रहा हूँ, ये बुलवा रहे हैं, हम डिफरेंट हो गए ना दोनों में, आप बुलवा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, तो हम दोनों हमें डिफरेंट हो गया। लेकिन जब ये समझ लेंगे कि बोलने वाला बुलवाने वाला हम सब भाई हैं, तो हमें कोई दूरी नहीं रहेगी, डिस्टेंस नहीं होगा। सर, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, 19 तारीख को फैसला आने वाला, अगर आप लोगों के पक्ष में नहीं आया तो क्या करेंगे? वो तो देखो समय बताएगा, जब टाइम आएगा। उससे पहले तो निर्णय देना वो ठीक नहीं होता भाई। जब समय आएगा उसमें क्या वो बदलाव करते हैं, कितना वो परिवर्तन करते हैं, उसके बाद पता लगेगा। 2 अप्रैल जैसा आंदोलन फिर देखने को मिलेगा दोबारा? देखिए 2 अप्रैल का जो आंदोलन था ना, वो किसी नेता का आंदोलन नहीं था, वो पब्लिक का आंदोलन था। और जिस दिन जो आंदोलन पब्लिक का बन जाएगा, वो हमेशा नहीं थमेगा, फिर वो कुछ लेके हटेगा।